नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भारतीय कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। जी। ये केस हिंदू पुश्तैनी संपत्ति में, मतलब जो खानदानी जायदाद होती है, उसमें बेटियों के अधिकारों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस पर काफी विस्तृत कानूनी पड़ताल है और हमारी कोशिश रहेगी कि इस बड़े कानूनी बदलाव और इसके असल असर को समझें। जी बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझना होगा कि 2005 का जो संशोधन आया, उससे पहले क्या चल रहा था। हाँ। देखिए, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था 1956 का, वो मिताक्षरा कानून के सिद्धांतों पर आधारित था। जी। और इसमें एक नियम था सर्वाइवरशिप का, मतलब कि पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार केवल पुरुष वंशजों को ही मिलता था, वो भी 4 पीढ़ियों तक। हाँ, मतलब बेटे, पोते, परपोते। बिल्कुल। और महिलाओं को, बेटियों को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया था, जो अगर देखा जाए तो सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ था। बिल्कुल, ये साफ तौर पर भेदभाव था और इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लाया गया। अच्छा। ये 9 सितंबर 2005 से लागू हुआ और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, उत्तराधिकार के मामले में पुरुषों और महिलाओं को बराबरी पर लाना। इस संशोधन ने वो जो पुराना सर्वाइवरशिप वाला नियम था उसे खत्म किया और बेटियों को जन्म से ही बेटों के बिल्कुल बराबर सहदायिक यानी को-पार्टनर बना दिया। जन्म से ही, मतलब पैदाइश के साथ ही हक मिल गया। हाँ बिल्कुल, जन्म लेते ही बेटी परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार बन गई कानून की नजर में। सुनने में तो ये बहुत अच्छा और सीधा कदम लगता है समानता की तरफ। हाँ, लेकिन क्या ये इतना आसान था? मतलब क्या कोई उलझने नहीं आई? उलझने तो आई, और काफी बड़ी उलझने। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अच्छा, ये कानून लागू तो 9 सितंबर 2005 से हुआ, पर क्या इसका असर पिछली तारीख से माना जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या बेटी को ये सहदायिक अधिकार मिलने के लिए उसके पिता का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना जरूरी है? ओहो, ये तो असली पेच था। हाँ, यहीं पर असली कानूनी गांठ पड़ गई थी। और मजे की बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की ही 2 अलग-अलग बेंचों ने इस पर अलग-अलग राय दे दी। अरे, एक ही मुद्दे पर? जी हाँ, 2016 में एक केस आया, प्रकाश बनाम फुलवती। उसमें कोर्ट ने कहा कि ये कानून भविष्य लक्ष्य है, मतलब प्रोस्पेक्टिव। अच्छा। और इसका मतलब ये निकाला गया कि बेटी और पिता दोनों का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना जरूरी है, तभी बेटी को हिस्सा मिलेगा। ठीक है। लेकिन फिर 2 साल बाद ही 2018 में एक और केस आया, दन्नम्मा एट सुमनसुरपुर बनाम अमर। अच्छा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अलग नजरिया अपनाया। इस केस में पिता की मृत्यु 2001 में ही हो गई थी, यानी संशोधन लागू होने से काफी पहले। हाँ, 2005 से पहले। जी। फिर भी कोर्ट ने बेटियों को हिस्सा दिया और ये फैसला इस समझ पर आधारित था कि संशोधन का असर पिछली तारीख से है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की ही 2 विरोधाभासी बातें हो गई। बिल्कुल। अब सोचिए, इससे निचली अदालतों में, वकीलों में, आम लोगों में कितना ज्यादा भ्रम फैला होगा। स्थिति साफ नहीं थी। जाहिर है बहुत कंफ्यूजन रहा होगा। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच, मतलब 3 जजों की बेंच के सामने आया। हाँ। इस केस में क्या हुआ था कि विनीता शर्मा के पिता की मृत्यु 1999 में हुई थी, संशोधन से पहले। जी। जब उन्होंने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा तो भाइयों ने मना कर दिया। उनका तर्क वही था कि पिता 2005 में जीवित नहीं थे। हाँ, प्रकाश बनाम फुलवती वाले फैसले का हवाला दिया होगा। बिल्कुल। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विनीता के खिलाफ ही फैसला दिया, उसी पुराने फैसले के आधार पर। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर अगस्त 2020 में जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सारी स्थिति साफ कर दी। हाँ, ये बहुत चर्चित फैसला रहा। जी। कोर्ट ने प्रकाश बनाम फुलवती वाले फैसले को पूरी तरह से पलट दिया, उसे खारिज कर दिया। अच्छा। हाँ, और दनामा केस के कुछ पहलुओं से सहमति जताते हुए कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की जो धारा 6 है वो असल में रेट्रोएक्टिव है। रेट्रोएक्टिव, इसका ठीक मतलब क्या हुआ? क्या पुराने बंटवारे खुल जाएंगे? नहीं, रेट्रोएक्टिव का मतलब ये नहीं कि बरसों पहले हुए फाइनल बंटवारे खुल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बेटी का सहदायकी अधिकार उसके जन्म से जुड़ा है, न कि इस बात से कि कानून कब बना या उस दिन पिता जीवित थे या नहीं। अच्छा, मतलब अधिकार जन्म सिद्ध है। बिल्कुल।
कोर्ट ने साफ कहा, बेटियों को बेटों के बराबर सहदायकी अधिकार जन्म से मिलता है, चाहे उनका जन्म 2005 के संशोधन से पहले हुआ हो या बाद में। और पिता की मौजूदगी वाला सवाल, वही सबसे बड़ा पॉइंट था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेटी को यह अधिकार मिलने के लिए पिता का 9 सितंबर 2005 को जीवित होना कतई जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। अधिकार जन्म से जुड़ा है, पिता के उस खास तारीख पर जीवित होने या न होने से नहीं। कोर्ट ने यह भी आगे बढ़कर कहा कि अगर मान लीजिए बेटी की मृत्यु भी हो जाती है संशोधन से पहले या बाद में, तो भी उसका जो हिस्सा बनता है वो उसके कानूनी वारिसों जैसे उसके बच्चों आदि को मिलेगा। और एक और बहुत ही व्यवहारिक और अहम बात कोर्ट ने जोड़ी, वो थी दिखावटी या नकली बंटवारों को लेकर। हाँ, ये भी एक समस्या रहती है। बिल्कुल। बेटियों को उनके हक से वंचित करने के लिए कई बार परिवार वाले कह देते थे कि अरे हमने तो जुबानी बंटवारा कर लिया था। कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, कहा कि 20 दिसंबर 2004 ये वो तारीख है जब बिल राज्यसभा में पेश हुआ था। इस तारीख के बाद हुए किसी भी पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को कानूनी तौर पर तभी वैध माना जाएगा जब वो या तो रजिस्टर्ड डीड के जरिए हुआ हो या फिर अदालत के फाइनल डिक्री से हुआ हो। अच्छा, यानी जुबानी या अनरजिस्टर्ड बंटवारे नहीं चलेंगे? हाँ, आसानी से नहीं माने जाएंगे, खासकर अगर मंशा बेटी को हक से दूर रखने की लगे। ये बेटियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें विनीता शर्मा मामले का निचोड़ ये है कि इसने हिंदू पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों के जन्मसिद्ध अधिकार पर जो भी शक शुबे थे उनको पूरी तरह से दूर कर दिया। जी, मतलब साफ है कि पिता जीवित हो या ना हो, बेटी का हक बेटे के बराबर ही है और यह हक जन्म से है। लैंगिक समानता के लिहाज से देखें तो ये वाकई एक मील का पत्थर है। निश्चित रूप से ये फैसला हमारे कानून को संविधान की जो बराबरी की मूल भावना है उसके और करीब ले जाता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि ये जो नियम है ये सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार HUF की पुश्तैनी संपत्ति मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर लागू होता है। हाँ, ये अंतर महत्वपूर्ण है। जी, अगर संपत्ति पिता ने खुद कमाई है, सेल्फ एक्वायर्ड है, तो उस पर वसीयत के नियम या उत्तराधिकार के सामान्य नियम ही लागू होंगे। बेटी का उसमें जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बनता। ठीक है। और एक और बात, जमीनी हकीकत ये भी है कि आज के दौर में बहुत से औपचारिक HUF शायद बचे ही न हो, या फिर संपत्ति के रिकॉर्ड्स खासकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी ज्यादातर पुरुषों के ही नाम पर दर्ज हों, तो कानून बनने और उसे अमल में लाने में फासला ले सकता है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल उठता है, कानून ने तो पुश्तैनी संपत्ति में बराबरी का हक दे दिया, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारी सामाजिक सोच, हमारी मान्यताएं और जिस तरह से संपत्ति का स्वरूप बदल रहा है, मतलब पुश्तैनी कम हो रही है, सेल्फ एक्वायर्ड बढ़ रही है, क्या ये सब चीजें व्यवहारिक रूप से महिलाओं के उत्तराधिकार को प्रभावित करती रहेंगी? ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे भी हमें सोचने की जरूरत होगी। हाँ, ये बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है। कानूनी अधिकार एक बात है, सामाजिक स्वीकृति और उसका वास्तविक अमल दूसरी।